हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, यानी इन चारों स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। जैसे कि मनुस्मृति में ही उल्लेख है किसका, 4 पुरुषार्थों का। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों का उल्लेख किसमें है, तो आपका मनुस्मृति में है। इसके अलावा आपके 3 ऋण कौन कौन से होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और आपका ऋषि ऋण। ठीक है, ये तीनों ऋणों की चर्चा किसमें है, तो ये तीनों ऋणों की चर्चा भी किसमें है, तो आपकी मनुस्मृति में। इसके अलावा 4 आश्रम में कौन कौन से होते हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रम का उल्लेख किसमें है, तो आपका मनुस्मृति में दे रखा है। इसके अलावा जो आपके 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों का उल्लेख भी किसमें है, तो वो भी आपका किसमें है, मनुस्मृति में। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान से रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। इस बात करें कि सर सैयद अहमद खान ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। तो देखिए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस बात करें बुध शुक्र की और अरुण की, यानी कि शुक्र और अरुण, तो ऐसे ग्रह हैं जिनकी क्या है गति अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है, विपरीत है। यानी कि ये जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये आपके पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जबकि बाकी सभी सारे ग्रह यानी कि पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रहों की दिशा क्या है घूमने की, वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, अपनी धुरी पर घूमते हैं। ठीक है, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जबकि ये दोनों जो ग्रह हैं वो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके सर रोज बारकर थे। ठीक है, यदि बात करें वर्तमान में कौन है इसका अध्यक्ष, तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष। इस बात करें यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी। ठीक है, 1926 में। यानी किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इस बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछा है कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी थी एच.के. कृपलानी। ठीक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओआईसी का विस्तारित रूप क्या है। ओआईसी का विस्तारित रूप क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ओआईसी का विस्तारित रूप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इसका विस्तारित रूप है। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय आपका जेद्दा जगह कहाँ पड़ती है आपकी, सऊदी अरब में पड़ती है, सऊदी अरब। ठीक है, ये आपकी सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है उबेर कप का संबंध। उसके अलावा थॉमस कप का भी संबंध किससे है, तो थॉमस कप का संबंध भी किससे है, तो बैडमिंटन से है। बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल का संबंध आपका डूरंट कप से है, डूरंट कप। ठीक है, उसके अलावा आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। यदि आपसे पूछा है कि ब्रिज जो खेल है, ये जो खेल है, इससे संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, इससे संबंधित जो ट्रॉफी है वो कौन सी है आपकी, होलकर कप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है वो आपका ब्रिज खेल से है। ठीक है, होलकर ट्रॉफी का संबंध है आपका ब्रिज खेल से। और हॉकी संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, अचलन शाह कप का संबंध किससे है, तो वो आपका हॉकी से संबंधित खेल है। ठीक है, हॉकी संबंधित ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था।
तो वो कौन थे? डीके कर्वे थे, जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, बात करें डीके कर्वे को कब भारत रत्न दिया गया था, तो 1957 में उनको भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना कितने समय अंतराल में होती है? तो जनगणना जो होती है वो आपकी 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। इस बात करें कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और रेगुलर यानी कि नियमित रूप से किसके समय हुई थी, तो 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम से नियमित रूप से 10 वर्ष पर जनगणना होनी शुरू हुई थी। इस बात करें वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो जो वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं यानी कि 2024 में जनगणना आयुक्त कौन है, तो वह है आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, आपके क्या है? वर्तमान में जनगणना आयुक्त है। और इससे पहले यानी कि 2011 वाली जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो उसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 वाली जनगणना के आयुक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल क्या है? सतह से हवा में फेंके जाने वाला क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, सतह से हवा में बाहर करने के लिए ये प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल। ठीक है, ये बात करें ऑपरेशन त्रिशूल क्या था, तो ऑपरेशन जो त्रिशूल था, ऑपरेशन त्रिशूल ये क्या था, तो ये आपका 1971 में तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे भारतीय सेना द्वारा चलाया गया क्या था? ऑपरेशन था ये, एक ऑपरेशन था जिसका नाम क्या रखा था हमने? ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन त्रिशूल था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है भारत की, तो वो आपका बांग्लादेश है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ लगती है सबसे कम। बात ये तो आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका रेखा का नाम है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है, तो वो आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, पहले पहले न्यूनतम आयु क्या थी? 21 वर्ष थी। अब कितनी हो गई? 18 वर्ष। 21 से 18 कब हुई, तो 21 से आपके 18 हुई थी। 21 से 18 आपके 61 में संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 1989 में हुआ था, तो उसके द्वारा क्या हुई थी? 21 से 18 हो गई थी। ठीक है, ये भी नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि वोट डालने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो आपका ये वोट डालने का जो अधिकार है वो आपका लीगल राइट है। ठीक है, कानूनी अधिकार है, आपका मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये आपका कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। 21 अनुच्छेद में इसका उल्लेख, तो आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख है भारत दैट इज इंडिया। तो भारत का संवैधानिक नाम क्या है, तो भारत अथवा इंडिया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है? तो विश्व की लघु संसद के नाम से कौन जाना जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। जिसके कितने अंग हैं? जिसके 6 अंग हैं। ठीक है, उन 6 अंगों में से एक अंग कौन है? उनकी 6 बॉडी में से एक बॉडी है आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको मैंने बताया हुआ है आपको प्रैक्टिस सेट में कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके दंडी। इन 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? दंडी है। यदि बात करें तुलसीदास की, तो इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है आपका रामचरितमानस। ठीक है, लिख देता हूँ मैं रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो रामचरितमानस लिखा है आपका तुलसीदास जी ने। बात करें सूरदास की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो इनकी कृति है सूर सागर। इसके अलावा कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, इनकी कई सारी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनके बारे में पूछा था कि ये किसके दरबार में थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये आपके कवि थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे।
महर्षि गौतम किसके प्रवर्तक थे? तो ये आपके न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही क्या करता है? जड़त्व की व्याख्या करता है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वापस लौटने के लिए बल लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बल या फिर प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्प्रिंग में लगने वाला बल है। अगला क्वेश्चन है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? यानी ऊंचाई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त करते हैं? तो उसका नाम है अल्टीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि वायु की गति की नापनी है, वायु की गति, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए आपके एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि वायु का दाब नापना है तो वायु दाब नापने के लिए का प्रयोग करते हैं तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो आपका 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, एक देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसमें क्या करते हैं आप एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि C/5 F माइनस के 32/9 और K माइनस के 273/5। देखिए सी का मतलब केल्विन, सॉरी सी का मतलब क्या है? सेल्सियस, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट और के का मतलब क्या है? केल्विन। ये तीनों क्या है? स्केल है। इस स्केल में एक दूसरे से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सी में जो मानव का तापमान होता है वो कितना होता है आपका? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो आपको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए सी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 37 रखेंगे। बटे में कितना आ जाएगा? 5। और हमें निकालना किस में है? केल्विन में। तो केल्विन कितना दे रखा है? के माइनस के 273/5। ठीक है, इस 5 से 5 कट जाएगा। अभी माइनस के 273 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 37 जोड़ेगा। जब हम 273 में 37 जोड़ेंगे तो के की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी? के की वैल्यू मिल जाएगी 310 केल्विन। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करके भी निकाल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। यानी आंख की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, हमें वस्तु सीधी कैसे दिखाई देती है? तो जब उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है तो उसकी सूचना हमें आंख किसको भेजती है? तो आंख भेजती है मस्तिष्क को। मस्तिष्क उसको क्या करता है? सीधा करके फिर देखता है। तो जो आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो उसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा उनको दर्शाया जा सकता है। यानी जो आपके तत्व हैं और यौगिक हैं उनको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर दर्शाया जा सकता है। इस बात करें एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो एनटीपी का मतलब होता है नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, यानी सामान्य ताप और दाब पर एक किसी गैस के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्ले लवण होते हैं। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि के कारण क्या होता है? जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर का। डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कठोर जल की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, साबुन के साथ में क्या करता है? कठोर जल आपका झाग नहीं देता है, लेकिन डिटर्जेंट के साथ में ये क्या करता है? इस समस्या को दूर कर देता है और फिर वो झाग देने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी किसे कहते हैं? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखिए, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? मादा एनाफिलिस या फिर नर एनाफिलिस? तो जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, नर के काटने से नहीं होता है, मादा के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? मलेरिया होता है, फाइलेरिया भी होता है, सॉरी फाइलेरियासिस भी होता है और डेंगू बुखार भी होता है। यानी ये तीनों रोग ऐसे हैं जो मच्छरों के काटने से होते हैं। मलेरिया के बारे में वो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली में क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं।
जबकि हम लोग किसकी सहायता से सांस लेते हैं, तो फेफड़ों की सहायता से सांस ली जाती है। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो फेफड़ों की सहायता से। इसको क्या बोलते हैं, गिल बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है, तो इनमें प्रोटीन कौन सा है, तो इनमें प्रोटीन है आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊन। ऊन किसका रूप होता है, तो ऊन आपका प्रोटीन का रूप होता है। यदि बात करें प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर हमें किससे मिलती है, तो आइसोप्रीन से मिलती है। आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर हमें किससे मिलती है, तो आइसोप्रीन से हमें प्राकृतिक रबर मिलती है। शर्करा को यकृत किस में बदल देता है, तो शर्करा जो शुगर होती है उसको यकृत किस में बदल देता है, तो आपको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। यानी जब हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो यकृत होता है यानी जो लीवर होता है वो आपको शर्करा को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और जब हमें भूख लगती है और हमें खाना नहीं मिल पाता, तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, बाद में शर्करा में फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो हमारा शर्करा बचती है तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है यकृत। जब भूख लगने पर जब खाना नहीं मिल पाता है, तो ग्लाइकोजन किस में चेंज होती है, हमारी ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अमित एक बार रेलगाड़ी से मेरठ से दिल्ली जा रहा था। वह रेलगाड़ी के एक कंपार्टमेंट में एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। देखिए, कंपार्टमेंट में एक तो पुरुष हो गया और 5 क्या होंगी, महिलाएं हो गई। अब प्रत्येक महिला की गोद में एक बच्चा है, तो 5 बच्चे और हो गए। इसके अलावा एक तो वो खुद भी होगा उस कंपार्टमेंट में, यानी कुल मिला के कितने लोग हो गए, एक और 5, 5, 6 और ये वाला 6, यानी कि कुल मिला के कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए। आपसे पूछा कि प्रत्येक महिला की गोद में एक बच्चा था, तो उस कंपार्टमेंट में कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कितने व्यक्ति थे उस कंपार्टमेंट में, तो उस कंपार्टमेंट में कुल मिला के 12 व्यक्ति थे। ठीक है, अमित को मिला के। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 PM को कैसे लिखा जा सकता है, तो 2 PM को या तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 2 बजे अपराह्न, अपराह्न, या फिर 24 घंटे वाली घड़ी में आप लिख सकते हो उसको 12 + 2 यानी कि 14 बजे। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है कि नदी में सदैव होता है, क्या होता है, नदी में सदैव प्रवाह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए, तो इनमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, बीजगणित, गणित, रेखागणित या फिर त्रिकोणमिति। तो देखिए, बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति जो होते हैं वो गणित के ही पार्ट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 का संबंध 30 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा। देखिए 5 से 30 कैसे बना है, तो 5 का वर्ग प्लस के 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, प्लस के 5 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 30। यानी पहली संख्या को वर्ग करिए, फिर उस संख्या को इसी में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 का वर्ग प्लस के 7, यानी कि ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 प्लस के 7 यानी कि 56। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, बात करेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो आप भी देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद में 37, फिर आपका 41, 43, उसके बाद में 47, फिर आपके 53, फिर 59, 61, उसके बाद में आपका 67। ये कुल मिला कितनी संख्या हो गई, कुल मिला के आपकी ये 19 संख्याएं हो गई। 70 तक कितनी संख्या हो जाती है आपकी 19 संख्या हो जाती है। यदि आपसे पूछा 50 तक कितनी संख्या होती है, तो 50 तक आपकी 15 संख्या होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 100 तक कितनी होती है, तो 100 तक आपकी आपकी 25 अभाज्य संख्या होती है। 100 तक कितनी होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है 100 तक। अगला क्वेश्चन है कि 0.25 बटे में इतना, इसको भिन्न रूप में बदलिए। तो देखिए दशमलव वाली संख्या को भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं, आपको दे रखा है 0.25 बटे में 0.0125। देखिए 0.25 बटे में आपका 0.0125 ये दे रखा है। नीचे कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, ऊपर कितने हैं 1, 2। इसको हम क्या करेंगे बराबर बराबर कर लेंगे। बराबर बराबर कैसे करेंगे, तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर 4 अंकों के बाद हो गया और नीचे भी 4 अंकों के बाद हो गया। अब क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। ऊपर बचेगा आपका 2500 और नीचे आपका कितना है बचा 125। तो इसमें भाग कर देंगे, कितना कटेगा आपका 20 बार कटेगा। राइट आंसर आपका कितना आएगा 20। अगला क्वेश्चन है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर किसके बराबर है। देखिए a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। अब माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस से ये वाला प्लस खत्म और ये वाला से ये वाला खत्म।
ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा आपका 4ab। तो इस पूरे को सोल्व करने में कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4ab आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। कैसे पता चला हमें समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 5 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 के वर्ग के बराबर है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, अब 5 का वर्ग कितना होता है 25। यानी यदि बड़ी संख्या के वर्ग का जोड़ यदि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्या के वर्गों के जोड़ के बराबर है, तो वो त्रिभुज हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। 9 16 25 बराबर 25। इसका मतलब ये वाली हमारी भुजा कितनी होगी 5, ये हमारी भुजा होगी 4, ये होगी हमारी 3। ये आपका एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है यानी कि 3। 2 से कटेगा 2 बार, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 6 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताना है आपको कितना आंसर आया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ अलग से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा ये, प्लस के 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 मिल जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाई 3/4 और गुणा में 4 × 12 और 2 14/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ तक। अब ये नंबर आ गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। देखिए 9/2 प्लस 9/4, और इसमें भाग करेंगे, भाग का मतलब होता है उल्टा करके गुणा कर दिए, तो हमने कर दिया 4/3, इसका उल्टा कर दिया 4/3 गुणा 14/3। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 से कटेगा आपका ये 3 बार, और इस 3 से ये वाला 3 खत्म, इस 4 से ये वाला 4 खत्म, तो ये आपका कितना बचा 9/2 प्लस के 14 बचा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 14 बचा आपका, फिर 9 में जब 2 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4 सही 1/2 प्लस के 14, तो इसको हम जिसमें जोड़ते हैं कितना जाएगा 16 सही 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर जोड़ने में गलती हुई है, 14 प्लस 4 कितना होता है 18 होता है। ठीक है, 14 4 कितना होता है 18 होता है, तो आपका आंसर कितना होगा 18 सही 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12 15 21 36 और 48 का एलसीएम बताइए। तो देखिए अब तक सारे प्रैक्टिस सेट में आपका इस तरह का तरीका बताया है, आपको एलसीएम निकालना सिखाया है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 कोण को क्या कहते हैं, तो 360 कोण को क्या कहते हैं, हम संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना है 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो उसे 20% हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितने रुपये में बेचेंगे हम 20% की हानि पर, यानी 20 रुपये का लॉस हो जाएगा, यानी 100 रुपये पर 20% की हानि यानी 20 रुपये की हानि होगी। तो हमने कितने रुपये में बेची होगी, हमने ये वस्तु बेची होगी हमने 80 रुपये में बेची होगी। तब जब हमने सीपी हमने कितना माना, यानी क्रय मूल्य हमने कितना माना, तो हमने 100 माना है, तब तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है, तुम्हारा विक्रय मूल्य है 80। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है कि जब हम उसे 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपये में बेचेंगे, तो हमारा सीपी कितना है 100 रुपये, जब हम इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे, यानी 10% के लाभ पर बेचेंगे, तो हम कितने में बेचेंगे, इसको 110 में बेचेंगे। अब देखिए जब हमारा क्रय मूल्य 100 था तो हम इसको 80 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन वो 80 रुपये में ना बेच के वो कितने में बेच रहा है 480 में। इसका मतलब 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी हमें 480/80, 0 से 0 खत्म 8 6 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 6 रुपये। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 600 रुपये। ठीक है, 100 गुणा 6 बराबर 600 रुपये। ठीक है, इसका मतलब हमारे वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया 600 रुपये। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी थी 6, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है 110 गुणा 6। 110 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 10% का लाभ चाहिए, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 110 गुणा 6 यानी कि 660।
देखिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब आपको ये वाले जो हमने क्रय मूल्य निकाला, इस क्रय मूल्य को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 6 रुपये, ठीक है, तो इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 660 रुपये, ठीक है। आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा था, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 660 रुपये। यानी इस चीज़ को निकालने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपसे फिर भी क्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको इस तरह से निकालना है। क्रय मूल्य पूछा जाए तो इस तरह से निकालना है, लेकिन आपसे विक्रय मूल्य पूछा था तो आप इसको इस तरह से निकाल देना है। अगला क्वेश्चन, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा और 35 होगा। आपको इन 5 गुणजों का औसत बताना है। तो औसत क्या होता है, जब आपकी क्रमांक संख्या दे रखी होती हैं तो उनमें औसत होता है, जो आपकी बीच वाली संख्या होती है वही आपका क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। जो आपकी बीच वाली संख्या होगी वही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। तो इन 5 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा, 5 गुणजों का औसत हो जाएगा आपका 21। 520 में कौन सी छोटी छोटी संख्या का योग करने से पूर्ण वर्ग बनता है। 520 में ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योग आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब हम 520 में 14 जोड़ेंगे तो 534 हो जाएगा, और 534 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जब 520 में 9 जोड़ेंगे तो 529 हो जाएगा, जो कि आपका किसका होता है, 23 का पूर्ण वर्ग होता है। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 है तो वो धन कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज क्वेश्चन मैंने अब तक प्रैक्टिस सेट में कराए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर उन प्रैक्टिस सेट पर आधारित क्वेश्चन के आधार पर कमेंट बॉक्स में करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या होता है। तो तृतीय अनुपाती फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। यदि ए है और ये आपकी बी है, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि 0.48 इंटू 0.48, यानी बी स्क्वायर हो गया, बटे में ए कितना है 0.36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12 से कटेगा 3 बार, 12 से कटेगा 4 बार, और 3 से कटेगा आपका 0.16 बार। 0.16 को 4 में करेंगे कितना आएगा 0.64। आपका राइट आंसर कितना आएगा 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी पर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। तो देखिए इसको नए पेज पर समझाता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए आपकी दूरी कितनी है, ये हमने दूरी मान ली x है। इस दूरी को 15 की चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4। और जब हम इस दूरी को 16 की चाल से चलेंगे तो हमें समय कितना लगेगा, समय लगेगा हमें दूरी बट्टे 4, ठीक है। तो इन दोनों का समय लग कितना रहा है, दोनों का अंतर कितना है 16 मिनट का। तो 16 मिनट का हमने यहाँ कर देंगे, बराबर 16 मिनट आ जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा 60। 60 क्यों आ जाएगा, क्योंकि मिनट है, घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 का भाग कर देंगे, क्योंकि हमें 4 किस्में दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 16 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 16x, माइनस 15 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 15x, बट्टे में कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 240, ठीक है, बराबर 16 बट्टे में 60। क्लियर। इसको सॉल्व करिए जरा आगे। तो देखिए 16 में से 15x जाएंगे तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स बट्टे में 240 बराबर 16 बट्टे में 60। क्लियर। और 60 से 0 खत्म, 6 से कटेगा आपका 4 बार, और 4 इंटू 16 कितना होता है 64। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 16 गुणा 4 यानी कि 64, यानी कि आपकी डिस्टेंस कितनी होगी 64 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।